और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं आईएएस अधिकारी बनता तो शायद मैं इतना अच्छा कार्य नहीं कर पाता और ना ही मैं खुद भी इतना प्रसन्न रह पाता। किसी अपराधी को माफ़ कर देना चाहिए? यूपीएससी का और पीएससी का तो आप इसलिए नहीं चुनो क्योंकि ये सब कर रहे हैं जी। या ये सबसे अच्छी नौकरी है, सरकारी नौकरी, बहुत अच्छी बातें, और उसको इन लोगों ने फंसाया, जो भी क्रिमिनल था, और ये उसको शहर के बाहर ले गया। वहाँ जाके इसने इसका बलात्कार किया, फिर उसको गला घोट के हत्या करी और फिर उसको ज़मीन में गाड़ के वापस आ गया। 2.5 महीने बाद उस लड़की की लाश मिली। फिर मेरा डीलिंग आपके साथ अलग होगी, बट एज अ सामान्य व्यक्ति, एज अ नागरिक, अगर अफसोस है किसी चीज़ के खोने का तो वो मेरे माता पिता का है कि वो इस दुनिया में नहीं है और आज वो देख भी नहीं सकते मैं क्या हूँ। करियर चुनने का ऑप्शन मिलता है तो फिर सर क्या चुनेंगे आप? आईपीएस ही चुनेंगे? हाँ, 100%। अब तो मैं बिल्कुल ये चुनूंगा। पहले मैं आई वॉज नॉट बाई चांस आ गया, मैंने आपको पहले बोला, बाई एक्सीडेंट। सर आपकी लाइफ का कोई सिद्धांत जो आप कभी बदला नहीं आपने? मैं एक चीज़ ये है, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूँ। ओके। आपको अच्छा लगे तब भी बोलूँगा, नहीं अच्छा लगे तब भी बोलूँगा, और बोलूँगा सच में। अगर आपकी सोच एक वायरस की तरह पूरे भारत में फैल जाती है तो क्या बदलेगा सबसे पहले? ईमानदार होना चाहिए। यदि आपको एक दिन इंस्टाग्राम का सीईओ बना दिया जाता है, आप क्या करना चाहेंगे? बंद कर दूंगा। सबसे बड़ी दिक्कत में हम फंसते हैं हमारी जवान के कारण। एक ऐसे शख्स जिनका नाम इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में प्रेरणा का प्रतीक है, आज हमारे साथ है एक ऐसा नाम जो सिर्फ पुलिसिंग के लिए नहीं बल्कि लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत है। कुछ लोग सिर्फ अपने काम से जाने जाते हैं और कुछ लोग अपने काम से पहचान बनाते हैं। आईपीएस वरुण कपूर सर एक ऐसा नाम जिनका हर शब्द, हर अनुभव हजारों युवाओं की जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। 35 साल की पुलिस सेवा और असंख्य जिम्मेदारियां, और फिर भी हर बार नए जोश से समाज को कुछ लौटाने की भावना। वे अफसर भी हैं, शिक्षक भी हैं और एक मार्गदर्शक भी। आज हमारे साथ है स्पेशल डीजीपी वरुण कपूर सर, जिनकी बातें आपको सोचने पर मजबूर करेगी और शायद आपकी दिशा भी तय करेंगे। मैं गारंटी लेता हूं इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं उनके अनुभव, उनके विचार और उनके गोल्डन टिप्स सिर्फ इस खास पॉडकास्ट में। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। सर मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले एक स्टूडेंट लाइफ से डीजीपी तक का सफ़र कि कहाँ से शुरुआत हुई थी आपकी जर्नी और आज डीजीपी में वर्तमान में कार्यरत हैं आप? देखिए, जैसे सबकी जर्नी स्टार्ट होती है, मेरी भी एज ए स्टूडेंट ही हुई थी। स्कूल में, कॉलेज में, क्योंकि मेरे पिताजी प्रशासनिक अधिकारी थे तो जहाँ जहाँ वो पदस्थ रहे तो मैं भी वहीं पे मैंने अध्ययन प्राप्त किया। और वो पूरे मध्य प्रदेश में मैं पढ़ा हूँ, कई जगह में स्कूल एजुकेशन, ग्वालियर में, रायपुर में, तब एमपी का पार्ट होता था, छत्तीसगढ़, भोपाल, इंदौर, उसके साथ साथ दिल्ली, मुंबई, विदेश में पापा मेरे पदस्थ थे 2 साल के लिए यूएस में। तो कुछ मेरे स्कूल की शिक्षा वहाँ भी हुई है, 9वीं कक्षा और 8वीं कक्षा। तो इस प्रकार से मैंने पूरे देश में, दुनिया में रहकर अपनी पढ़ाई को संपादित किया। स्कूल वाला लोग एक स्कूल बदलते हैं तो बोलते हैं कि बड़ा दबाव आ गया कि स्कूल बदल गया। तो मैंने अपने 12 साल के स्कूल के जो एजुकेशन होता है उसमें मैंने 10 स्कूल बदले, क्योंकि मेरे पिताजी का पदस्थापना चेंज होती थी। उसके बाद मैंने कॉलेज किया, NIT त्रिची एक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना डिग्री प्राप्त की। फिर मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में काम किया और फिर ये यूपीएससी का मैंने एग्ज़ाम दिया। क्योंकि मेरे पिताजी आईएएस ऑफिसर थे तो उनके जैसे बनने की मेरे मन में भी इच्छा थी। मेरी माँ की बहुत मन था कि मैं विदेश ना जाऊं और यहाँ पे रह के कुछ कार्य करूं। मैं पढ़ने के लिए जाना चाहता था वहाँ, तो उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए और मेरी खुद की भी इच्छा थी मेरे पिताजी को देखते हुए, तो वो सब करके मैंने यूपीएससी दिया और आईएएस ऑफिसर तो नहीं बन पाया बट आईपीएस ऑफिसर ज़रूर बना। मेरे को ये मेरा गृह राज्य है, क्योंकि मैं यहीं पैदा हुआ था, इंदौर में ही पैदा हुआ था जब मेरे पिताजी यहाँ कलेक्टर थे। तो मेरे को अपना मध्य प्रदेश काडर मिला और फिर मेरी निश्चित हो गया कि मैं इसी सेवा में अपनी ज़िंदगी बिताऊँ। जी सर, फिर आपके माइंड में ऐसा नहीं आया कि मुझे आईएएस भी बनना चाहिए, ऐसा कुछ सर? मेरे को यस, मैंने बोला ना, मेरे पिताजी तो आईएएस अधिकारी थे। मैंने ये परीक्षा मेरे माँ के कहने पे दी और मैं भी मेरे पिताजी के पद चिन्हों पे चलना चाहता था। मैं भी आईएएस अधिकारी बनने का मेरे को भी मन में वो था,
पर बना आईपीएस अधिकारी, एक मार्क मेरा कम था तो मेरे चयन आईपीएस में हुआ। दूसरी बार दिया मैंने, उसमें भी मैं आईपीएस में आया, तो इसीलिए मैंने ये सेवा ज्वाइन करी। और जो मेरे को बाय चांस मिली थी सेवा, वो मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हुई। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं आईएएस अधिकारी बनता तो शायद मैं इतना अच्छा कार्य नहीं कर पाता और ना ही मैं खुद भी इतना प्रसन्न रह पाता। तो मेरे को बाय चांस ये सेवा मिली, पर आज मैं बोल सकता हूँ कि आई थिंक ईश्वर ने सही चुन के मेरे को दिया कि इससे अच्छी सेवा कोई हो नहीं सकती। जी सर, अगर सर कोई यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है Yes. तो क्या शुरू स्टार्टिंग से ही हमारा माइंडसेट बनाना होता है कि हमको इसी फील्ड में जाना है? आई डोंट थिंक सो। मैं अपना अनुभव से तो बोल सकता हूँ कि मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं एग्ज़ाम दूंगा और इस सेवा में आऊँगा। वो तो मेरी इंजीनियरिंग पूर्ण हो गई, मैंने उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में काम किया। मैं तो विदेश जा रहा था पढ़ने के लिए, फिर मेरी माँ के कहने पे मैंने उनका दिल रखने के लिए इसकी तैयारी स्टार्ट करी। और पहले अटेम्प्ट में मैं आया तो ऐसा तो मेरा कोई माइंडसेट था नहीं पहले से कि मैं इसी दिशा में सोच रहा था और मेरे को यही करना है। अपना अपना तरीका होता है। मेरे लिए यही तरीका था कि मैंने तो आखिरी मोमेंट में डिसाइड किया कि मैं दे देता हूँ, और मैंने दिया और मैं सफल हुआ। बट कई लोगों के लिए ज़रूरी है कि पहले से वो पढ़ाई करें, तो एक कोई उसका निश्चित आप वो नहीं सोच सकते कि यही तरीका बेस्ट है। जिसको जो सूट हो वो बेटर होता है। सर, अभी तक का शुरुआत से लगा के अभी तक का आपका कैसा क्या स्पेशल डीजीपी वर्तमान पद पे कार्यरत है, कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल देखा जाए तो सर? शुरू से लेके जी, तो वो तो मैंने आपको पहले बताया कि ऐसी सेवा मेरे विचार में तो देश में और दुनिया में कहीं नहीं है। पुलिस की जो नौकरी होती है बहुत कठिन नौकरी होती है। आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे दबावों में काम करना पड़ता है और बहुत सारी आपको त्याग करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर अंत में जो आप कार्य अगर अच्छा करते हो, ईमानदारी से करते हो, तो जो आपको संतोष मिलता है वो आई डोंट थिंक किसी और सेवा में मिलता होगा, क्योंकि आप लोगों के उस समय काम आते हो जब उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत, तकलीफ, भय और प्रॉब्लम होता है। तब आप उनके साथ अगर खड़े रहो और उनके काम आओ तो फिर वो ज़िंदगी भर शायद आपको आपके और आपके सहयोग को भूल नहीं पाते हैं, और उसके अनुपात में आपको भी संतोष मिलता है, आत्मसंतोष, कि मैंने अच्छा काम किया है, ऐसा काम किया है जो समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अपने बारे में तो सभी सोचते हैं, मेरे विचार में अपने बारे में तो जानवर भी सोच लेता है, बट दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों की मदद करना, और वो भी जब उनको सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत हो, वो अगर आपको करने को मिले तो आई थिंक आपकी ज़िंदगी सफल होती है। जी सर, एक और क्वेश्चन है मेरा सर, कोई ऐसा पल जहां आपने खुद से कहा हो कि आज मैं आईपीएस नहीं सिर्फ एक इंसान हूँ? ये तो हर रोज़ होता है, क्योंकि मैं जब अपने घर जाता हूँ तब मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ, मैं एक पुलिस ऑफिसर नहीं रहता, नहीं रहना भी चाहिए। कई लोग अपनी नौकरी और अपनी समस्याएं जो भी हो, चाहे पुलिस अधिकारी की हो चाहे जो, वो अपने घर तक ले आते हैं, अपने परिवार में भी उसको सम्मिलित कर देते हैं, तो सब जगह से प्रॉब्लम होता है। तो जिस समय मैं अपने घर जाता हूँ, मैं अपने परिवार के साथ होता हूँ, तब मैं एक सामान्य व्यक्ति होता हूँ और एक पुलिस अधिकारी नहीं होता हूँ। ये तो मैं रोज़ की दिनचर्या है, और ऐसा ही होना चाहिए अगर आपको सफल होना है एज ए ऑफिसर एज वेल एज अ फैमिली मैन। अब सर हम साइबर से रिलेटेड बात करना चाहेंगे, क्योंकि आज पूरा देश नहीं पूरा विश्व इस चीज़ से इसको फेस कर रहा है। कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति शिकार हो रहा है इस चीज़ से, तो अपने आप को कैसे बचाना चाहिए? बचाने का तरीका एक ही है सिर्फ, कि आपको जागरूक होना चाहिए। जागरूकता ही एक चाबी है साइबर सुरक्षा की, और कोई व्यक्ति आपको सुरक्षित नहीं कर सकता साइबर स्पेस में, साइबर वर्ल्ड में। सिर्फ वो व्यक्ति खुद को कर सकता है। कोई पुलिस नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई समाज नहीं, कोई परिवार नहीं, आप खुद ही कर सकते हो। और आप जब करोगे, जब आप जागरूक होगे, चीज़ों के बारे में जानोगे, उन सुरक्षा के उपायों को अपनाओगे और सुरक्षित रहोगे, तो जागरूकता इसकी एक ही मात्र चाबी है। सबसे अच्छा नहीं है, एक ही चाबी है, एक ही तरीका है, वो आपकी जागरूकता है। बिल्कुल सर, आपके अनुसार भविष्य की पुलिसिंग कैसी होनी चाहिए? टेक्नोलॉजी, साइबर, एआई, इन सब का क्या रोल होगा भविष्य में? देखो, दुनिया तो बदल रही है, हमेशा बदलती आई है, पर अब उसका जो गति है बदलाव की वो बहुत तेज़ है। रोज़ कोई नई टेक्नोलॉजी, रोज़ क्या मतलब हर क्षण के कोई नई आविष्कार, कोई नई आइडिया, कोई नई इनोवेशन, और उसके आधार पे कोई नई टेक्निक, कोई नई टेक्नोलॉजी। ये तो एक पार्ट ऑफ लाइफ हो गई है। तो जैसे जैसे ये बढ़ रही है वैसे वैसे पुलिसिंग में भी बदलाव आना चाहिए, और टेक्निकल पुलिसिंग की तरफ, मतलब टेक्निकल क्राइम से डील करने
को हमें जाना चाहिए रादर देन ट्रेडिशनल क्राइम। वो उसमें कमी आएगी। टेक्निकल क्राइम मतलब साइबर क्राइम, साइबर स्पेस का क्राइम वो बढ़ेगा, और इसीलिए पुलिसिंग भी उस दिशा में जा रही है। और लोगों को, हमारे जो अधिकारी आते हैं पुलिस में, उनको हम प्रशिक्षण स्तर से उनको साइबर क्राइम और साइबर इन्वेस्टिगेशन, साइबर सिक्योरिटी से उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, उसमें उनको प्रशिक्षित करते हैं, ताकि वो जो बदलाव समाज में आ रहा है, दुनिया में आ रहा है, वो बदलाव हमारी पुलिसिंग में भी आ सके और हम टेक्निकल क्राइम को भी उसी दक्षता से डील कर सकें जैसे हम ट्रेडिशनल क्राइम को करते आ रहे हैं। जी सर, जैसे सर RAPTC जो एक भारत के स्तर पर बोला जा सकता है सबसे बड़ा एक संस्थान है, यहाँ पर आप किस किस चीज़ों की प्रशिक्षण होता है, ताकि हमारे भी ऑडियंस को पता चले कि इन चीज़ों का यहाँ पे प्रशिक्षण होता है? देखिए, पुलिस बल जो होता है किसी राज्य में वो दो प्रकार का होता है। राज्य पुलिस बल, मैं केंद्रीय पुलिस बल की बात नहीं कर रहा। राज्य में जो पुलिस बल होता है वो एक होता है जिला पुलिस, जो थानों में पदस्थ रहती है, जो अन्वेषण और अन्य कार्य में लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन करती है, क्राइम कंट्रोल करती है। थाने का बल उसको बोलते हैं जिला पुलिस बल या डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स। एक दूसरा भाग भी होता है पुलिस का, उसको बोलते हैं सशस्त्र बल, आर्म्ड फोर्स। तो हमारे प्रदेश में उसको बोलते हैं स्पेशल आर्म्ड फोर्स, SAF। हर स्टेट का अपना नाम होता है। यूपी में जैसे उसको बोलते हैं PSC, प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी, PSC, वो भी आर्म्ड पुलिस होती है। बिहार में उसको बोलते हैं BSAP, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस। ऐसे करके हर में अपने अपना सशस्त्र बल होते हैं। तो जो RAPTC है वो सशस्त्र बल के प्रशिक्षण की संस्था है। हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश SAF जो है, उनके जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए SAF बना है। और उसके साथ साथ हम वेपन्स एंड टैक्टिक्स स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, कमांडो ट्रेनिंग उस टाइप का भी हम देते हैं, जंगल ट्रेनिंग देते हैं। तो वो सशस्त्र बल से संबंधित ट्रेनिंग है रादर देन जिला बल से। जी सर, अभी कुछ दिन पहले ही आपको फिर से बधाई देना चाहूँगा कि आपकी 800 वर्कशॉप कंप्लीट हुई है। जी सर। Yes. तो ये कैसे इतना बड़ा चैलेंज आपने शुरुआत से लेके यहाँ तक कंप्लीट करना अपना आप में एक बड़ी चीज़ होती है। मतलब क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़े, डेली आपने कंटिन्यूस ये चीज़ें करी है सर? एक्चुअली उसको मेरे को 14 साल लगे ये करने में, और मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि कोई भी नंबर बता दिया कि मैंने इतने कर दिए, मैंने उतने कर दिए। हर वर्कशॉप का मेरे पास प्रमाण है और उसके फोटोग्राफ्स हैं, उसके प्रमाण पत्र, मतलब आई हैव प्रूफ। इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है इसलिए मेरा। तो मेरा ये कहना है कि एक मेहनत बहुत लगती है, बहुत कठिन है। आपको बहुत सारे उसमें सैक्रिफाइस जिसे बोलते हैं, आपके हेल्थ के साथ आपको बहुत सारा त्याग करना पड़ता है, कठिनाई आती है, क्योंकि ये मेरे काम का भी पार्ट नहीं है डायरेक्टली। मैं उस क्षेत्र में पदस्थ नहीं हूँ, मैंने इसको अपने स्वेच्छा से किया है, लोगों की भलाई के लिए किया है। और जो मेरा एक प्रयोग के तौर पे शुरू हुआ था 2011 में, जस्ट एज एन एक्सपेरिमेंट, वो फिर मेरा एक मिशन बना है और पैशन बना है, और मैं उसको करता रहता हूँ, अपना समय निकाल के करता हूँ। जो मेरे पास अतिरिक्त समय है उसमें करता हूँ, क्योंकि मेरे को भी अच्छा लगता है और लोगों को भी उससे बहुत बेनिफिट होता है। बट है बहुत कठिन कार्य। मैंने बोला ना, आपका हेल्थ में इफेक्ट होता है, आपके परिवार से समय आपको निकाल के, जो आपका एक्स्ट्रा टाइम है आपको इसमें देना है, तो और वो जो आपका काम भी नहीं है, वो आपका अतिरिक्त आप कर रहे हो। तो इस ओवरऑल बड़ा चैलेंजिंग, बड़ा कठिन, बड़ी मुश्किल जर्नी रही है। पर मैंने जैसे बोला, कई लोगों तक मैंने जो संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है, तो काफ़ी लोग लाभान्वित जरूर हुए होंगे, और कई लोग, हजारों लाखों लोग होंगे जो शायद अपराध से बच गए क्योंकि बातें सुन ली उन्होंने। और मैंने आपको बोला, जागरूकता ही इसकी चाबी है। जागरूकता का आधार होता है जानकारी। तो जानकारी मैंने बहुत दी है और बहुत लोगों को पूरी दुनिया में दी है। तो उसको यूज़ करके लोगों को, शायद कई मेरे को मिलते हैं लोग जिनने बताया कि आपकी बात मैंने सुनी थी, तो हमने अपनी कंपनी में इसको लागू कर दिया, या मैंने भी ये प्रक्रिया अपनाई और इसलिए मैं बच गया। तो बहुत लोग बोलते हैं मेरे को, ये तो जो हैं जो मेरे को मिलते हैं और बोलते हैं, तो ऐसे कई होंगे जो वैसे भी बचते हैं। तो आई एम सेइंग ये बहुत पुनीत कार्य है, और समाज की सेवा के दिशा में, सुरक्षा की दिशा में एक मेरे तरफ से मेरा आहुति है इस यज्ञ में। आई एम श्योर उसको लोगों को फ़ायदा हुआ होगा, और आगे भी आई होप इसको मैं जारी रख सकूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रकार की असुरक्षा से बचें और साइबर स्पेस का उपयोग अपने भले के लिए कर पाएँ और इस प्रकार की बुराई से बच पाएँ। जी सर, मैं आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है सर, 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं आपके सर, उनके बारे में जानना चाहूँगा सर। मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड अलग अलग क्षेत्र के हैं। एक तो मैंने जैसे बोला, सबसे ज़्यादा साइबर सुरक्षा के वर्कशॉप्स एक अधिकारी द्वारा लिए गए, एक व्यक्ति द्वारा लिए गए, एक वो है।
एक है डिजिटल वर्कशॉप्स, मतलब क्योंकि जब कोविड आया था जी। तब मैंने बहुत सारे वेबिनार्स किए थे, बिकॉज उस समय कॉन्ग्रीगेशन मतलब एक साथ मिलना और वो सब प्रतिबंधित था और एडवाइजेबल भी नहीं था। तो बहुत सारे वेबिनार्स पूरे दुनिया में किए थे मैंने, इंडिया में तो करे ही थे। तो उसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा इस प्रकार का डिजिटल वर्कशॉप्स। एक मेरा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का है, बिकॉज वो मेरा शौक है, वाइल्ड लाइफ मतलब जंगलों में जाना जब भी समय मिलता है और वहाँ पे जो वन्य प्राणी हैं उनकी फोटोग्राफी करना। मैंने किताब भी लिखी है, तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड उसका है कि सबसे ज़्यादा वन्य क्षेत्रों में जाके फोटोग्राफी करने का 155 जगह गया हूँ मैं पूरे विश्व में, जहाँ पे मेरे को मौका मिला है तो वहाँ फोटोग्राफी करी है। तो एक वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक मेरा है सबसे ज़्यादा कोल्ड केसेस ऑफ मर्डर बोलते हैं उनको, जो बंद हो जाते हैं, फाइल बंद प्रकरण होते हैं, उनको सुलझाना। ऐसे करके 5 मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, बट वो क्षेत्र अलग अलग हैं। वाइल्ड लाइफ में भी है, मर्डर मतलब पुलिसिंग में भी है, साइबर सुरक्षा में भी है, नार्कोटिक ड्रग्स में भी है, इस प्रकार का। कई बार सर हम देखा जाता है कि पुलिस प्रशासन काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, जो रिसेंटली केसेस है उनको सोल्व करना थोड़ा उनके लिए वो हो जाता है, छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि 18 साल पुराने केसेस भी आपने सर रीओपन करवाए और उन पे फिर काम किया है। 18 तो नहीं, 15 साल सबसे पुराना था जो मैं कर पाया। बट ये पुलिस तो बहुत प्रयास करती है, मैंने बोला ना, बहुत दबाव और बहुत सारे काम होते हैं और बहुत प्रकार के काम होते हैं। तो कभी कभी कुछ केस सॉल्व नहीं भी हो पाते हैं, जरूर हर केस सॉल्व हो जाए ये तो संभव कभी कभी नहीं हो पाता है। तो कई केस नहीं भी हो पाते हैं और वो बंद हो जाते हैं, फाइल हो जाते हैं, पर उनको खोल के वापस सुलझाना। मैंने एक मुहिम चलाई थी जहाँ से मैं शुरू हुआ था, इंदौर में मैं एसपी सिटी था, उसके एक केस सॉल्व हुआ था इधर, जब 5 साल पुराना था, जब मैं यहाँ पदस्थ था। तब मेरे को लगा ये बहुत अच्छा कार्य है, इसको आगे भी जारी रखना चाहिए। जहाँ जहाँ मैं पदस्थ रहा वहाँ मैंने ये प्रयास किया एक टीम बना के कि पुराने केसेस, ओनली केसेस ऑफ मर्डर, उनको खोल के सॉल्व करना। तो वो मैंने प्रक्रिया करी, 110 केस मैं निकाल पाया मेरे फील्ड पोस्टिंग के दौरान। वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जैसे मैंने बोला। तो वो संभव हो पाता है अगर आप उसको, पर वो भी अगेन वेरी टफ, बिकॉज उसकी जो कोई भी केस सॉल्व करना होता है ना, तो उसकी एक ट्रेल होती है, मतलब सबूत की एक ट्रेल होती है, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। सबूत एकत्रित कर करके आपको अपराधी तक पहुंचना है, फिर चालान करना, कोर्ट में भेजना है मामला। तो वो जो ट्रेल होती है पुराने केसेस की, वो ठंडी पड़ गई होती है, इसलिए इनको बोलते हैं कोल्ड केसेस। मतलब वो जो ट्रेल है उसमें आपको एकदम से जब नया केस होता है तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं जो सामने आके बताते हैं। अब समय निकल जाता है तो लोग भी भूल जाते हैं कई चीज़ें, और कभी कभी आपको उस प्रकार के सबूत भी नहीं मिलते हैं। बट उनको सॉल्व करना एक बहुत मुश्किल काम होता है, पर क्योंकि ये बहुत अगेन वेरी इफेक्टिव, लोगों के लिए अच्छा संदेश जाता है कि पुलिस बहुत एक्टिव है, पुराने केसेस भी सॉल्व कर रही है। तो और जो लोगों के परिजन की हत्या हुई होती है उनके लिए बहुत बड़ा एक वो रहता है, रेट्रीब्यूशन जिसे बोलते हैं ना, उनको मन में संतोष होता है कि चलो कई साल बाद बट एटलीस्ट अपराधी पकड़ा तो गया। तो ये सब देख के एक अच्छा कार्य था ये भी, और इसको ऑपरेशन उजागर का नाम दिया था मैंने। और इसमें 110 केस ऐसे मैंने निकाले, तो वो बड़ा आई थिंक वो भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। जी सर, आपने कई सारे इनिशिएटिव किए, उनमें से मुझे एक ध्यान आ रहा है साइकोप्स से रिलेटेड सर, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा सर। प्रोजेक्ट साइकोप्स, देखिए वो है साइबर सुरक्षा जागरूकता एक होता है, एक होता है साइबर सुरक्षा शिक्षा। जागरूकता मतलब अब एक सेशन लो, जैसे आप अभी बोल रहे थे आगर में कराना चाहते हो, उधर जाके आप लोगों को कुछ बताओ, उनको अच्छा लगता है सुन के, तो वो समझते हैं, सीखते हैं और बचते हैं। एक है शिक्षा, शिक्षा मतलब बच्चों को पढ़ाओ, उसको रेगुलरली पढ़ाओ, मतलब उनके सिलेबस में ही हो कि हर हफ्ते में एक क्लास होगी या हर महीने में होगी, तो वो शिक्षा का पार्ट होता है जो अभी फॉर्मली हमारे करिकुलम में अभी ऐड नहीं हुआ, इंडिया में होना चाहिए और होएगा, मेरे को ऐसा पूरा विश्वास है। तो इसके लिए हमने एक योजना बनाई थी, ये इसमें भी अगेन ये हमने बनाई थी, कोई ऐसा आवश्यक नहीं था, बट ताकि बच्चों तक संदेश पहुँचे, रेगुलर पहुँचे। तो ये निर्णय लिया हमने कि जो भी स्कूल है इंदौर के, हमने इंदौर से स्टार्ट किया था, उसमें से हम टीचर्स को बुलाएंगे, 3 या 4 जितने भी वो स्कूल भेजें, उनको हम 2 या 3 दिन की कार्यशाला में अच्छे से प्रशिक्षित करें उन टीचर्स को। उनके माध्यम से वो जो वापस जाएं अपने स्कूल में, उनको हम बोलते थे हमारे साइकॉप्स एम्बेसडर, जिनको हमने ट्रेन किया, और वो लोग जाके अपने स्कूल में अपने बच्चों को ट्रेन करें। तो फिर एक व्यक्ति, मैं जैसे अगर करूं तो मेरा तो लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड रीच है, मैं हर जगह और हर समय तो नहीं जा सकता, बट इन लोगों के माध्यम से मैं पूरे समय हमारा संदेश लोगों तक पहुंच सकता है।
तो ये उसका प्रयास था और उसके अंतर्गत हमने फिजिकल सेशंस भी करे, मतलब लोगों को बुला के इंदौर में हमारे संस्था में और उनको ट्रेन किया, और डिजिटल सेशंस भी करे, मतलब इंदौर एमपी के स्कूलों को डिजिटली जोड़ के टीचर्स को उनको प्रशिक्षित किया। ऐसे करके करीब हमने 2000 से ऊपर टीचर्स को और लगभग 2000 स्कूल हर को भी और प्रदेश के ऐसे टीचर्स को तैयार किया है। अब वो अपने अपने स्कूल में बच्चों को शिक्षित कर रहे होंगे, ऐसा हमारी पूरी उम्मीद है। जी सर, अभी कुछ 5 क्वेश्चन है मेरे सर, उसका यस और नो में या फिर 1 लाइन में आप आंसर दे सकते हैं। हाँ जी। नॉर्मल रहेंगे सर। क्या कभी किसी गलत इंसान को सज़ा मिली? गलत इंसान को सजा? जी। मेरे अनुभव में तो मैंने नहीं देखा जी। कि कोई गलत व्यक्ति को सजा मिल गई, बट गलती होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, मेरे को ऐसा हो सकता होगा, बट मैंने अपने अनुभव में ऐसा नहीं देखा या ना मैंने ऐसा कुछ करवाया जिससे किसी गलत व्यक्ति को सजा मिली, बल्कि कभी ऐसा सामने सबूत आए भी जी। और बाद में हमको लगा कि ये सही नहीं है, हमने इन्वेस्टिगेट किया और तो उस निर्दोष को हमने उस गलती होने से भी बचाया। ऐसे प्रकरण जरूर मैंने करे हैं और देखे हैं, बट गलत व्यक्ति को सजा मिल गई ये मैंने नहीं देखा। बिल्कुल सर। किसी अपराधी को माफ़ कर देना चाहिए? नहीं, अपराधी को माफ़ करने का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए, सुधार का उसको मौका देना चाहिए, ताकि वो अपराध को तो नहीं माफ़ कर सकते, बट उस अपराधी को सुधारने का प्रयास जरूर कर सकते हैं आगे, ताकि वो फिर से वो अपराध ना करे या फिर से वो गलती ना करे और अच्छे नागरिक के रूप में समाज में रहे। हम ये बोल देना कि अपराधी है तो इसको हमेशा के लिए कंडेम कर दो, इससे कोई लेना देना नहीं, ये भी गलत है। बट अगर वो अपराध कर दे तो उसको माफ़ करने का कोई प्रावधान नहीं है और ना वो करना चाहिए। सर, आज के जो यूथ है वो क्या गलतियां कर रहे हैं आपके हिसाब से? गलतियां तो देखिए सब करते हैं, यूथ भी करते हैं, सब करते हैं। एक चीज़ जो मेरे को समझ आई, जल्दबाजी बहुत करते हैं जी, स्पेशली सोशल मीडिया में बिना सोचे समझे पोस्ट करना, लाइक करना, शेयर करना, फॉरवर्ड करना, ये सब नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आपको सोच समझ के अपना कार्यवाही को संपादित करना चाहिए, जल्दी का कोई कॉलम नहीं होना चाहिए। दूसरा है, क्योंकि इतनी सारी चॉइस होती हैं तो इसलिए वो गलत चॉइस नहीं करना चाहिए, आपको बचना चाहिए उससे, और हर व्यक्ति के कहने में नहीं आना चाहिए। जो दिखता है इस दुनिया में कभी कभी नहीं होता है, वर्चुअल दुनिया में तो कभी बहुत चांस है कि नहीं है, रियल दुनिया में भी जो आपको दिखाया जाता है कभी कभी वो सही नहीं होता है। जैसे ड्रग्स की जो प्रॉब्लम है वो किस पे आधारित है, लोगों को दिखाते कुछ हैं, वो होता कुछ और है कि आपको अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, ये ड्रग ले लो, ये आप अच्छा स्पोर्ट्स में आपको परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा, ये एक दवाई खा लो, अगर आपका वेट कम हो जाएगा, लड़कियों को ऐसे करके वर्गला के फंसाते हैं। तो इसीलिए लोगों पर विश्वास बहुत सोच समझ के करिए, हर व्यक्ति विश्वास के पात्र नहीं होता है, तो विश्वास ध्यान से करिए, सोच समझ के काम करिए, जल्दबाजी मत करिए, और अपने भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, उसको हमेशा प्लान करके उसको अप्रोच करना। 2-4 चीज़ें आप करोगे तो आप सही रास्ते पे रहोगे, आप सही रास्ते पे रहोगे तो आप सफल होने के आपके बहुत सारे चांस हैं। बट रास्ता अगर आप भटक गए और गलत रास्ते पे चले गए तब फिर सफलता आपसे बहुत दूर चली जाएगी। सर, आम इंसान जो है उसे लगता है कि जो साइबर क्राइम होता है वो हमारे साथ में नहीं होता है, किसी बड़े लोगों के साथ में होता है। तो इस भ्रम को कैसे दूर करें सर? क्राइम का यही एक इफेक्ट होता है कि कोई भी क्राइम हो, साइबर क्राइम हो या इस असली दुनिया का क्राइम हो, लोगों को लगता है कि हमारे साथ नहीं हो सकता जब तक वो हो नहीं जाता है ना। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एनी क्राइम, और साइबर क्राइम में तो और भी ज़्यादा है, बिकॉज इसमें खतरा आपको दिखता नहीं है। तो पीपल फील कि जब तक दूसरे के साथ हो रहा है तब तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे साथ तो नहीं है, और जब आपके साथ हो गया तब समझ आता है कि ये कितने गंभीर है। तो इसीलिए साइबर क्राइम में वो ऐसा एक क्राइम है जो किसी के साथ भी हो सकता है, बिकॉज साइबर क्रिमिनल को कोई पता नहीं है कि वो, आपको भी पता नहीं कौन क्राइम कर रहा है, उनको भी एक्चुअली नहीं पता आपके बारे में ज़्यादा। तो वो किसी अधिकारी के साथ भी हो सकता है, पुलिस अधिकारी के साथ भी हो सकता है, एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति के साथ भी हो सकता है, वो किसी के साथ भी सकता है। उसका स्केल अलग हो सकता है कि हो सकता है किसी अमीर आदमी के ज़्यादा पैसे गए और किसी बेचारे गरीब आदमी के कम पैसे गए जितना उसके पास है, बट उसकी तो पूरी ज़िंदगी की कमाई है। तो इसीलिए ये कभी नहीं सोचना कि हो नहीं सकता है, स्केल बड़ा चेंज हो सकता है, किसी के साथ ज़्यादा किसी के साथ कम, बट होने के लिए वो हो किसी के साथ भी सकता है और कभी भी हो सकता है। तो इसलिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, और वो सतर्कता आती है जागरूकता से। जी सर, एक और क्वेश्चन था कि डीप फेक, AI जनरेटेड कंटेंट और वायरल वीडियोस, क्या पुलिसिंग उनसे पीछे छूटती जा रही है? पीछे छूटती जा रही है भाई, इसका क्या ले, दिस इज AI इज अ टेक्नोलॉजी, एंड वायरल वीडियो तो लोग वायरल, वो तो एक तरीका है
चीज़ों को फैलाने का। वो असली दुनिया में भी होता था, एक दूसरे के बारे में बुराइयां करते थे, गॉसिप जिसे बोलते हैं, अफवाहें उड़ाते थे, तो वो अभी भी होती है। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ अफवाह जो आप ऑनलाइन चलाते हो। तो वो पुलिसिंग से तो उसका डायरेक्टली लेना देना नहीं है। गलत अगर कुछ हो, गलत वीडियो हो, वायरल हो, पर वो गलत कंटेंट हो या एआई से यूज़ हो, तो उससे लड़ने के लिए और उससे सामना करने के लिए पुलिस भी अपने आप को अपग्रेड कर रही है। और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जो पुलिस के पास भी उपलब्ध हैं और सुरक्षा एजेंसीज के पास भी उपलब्ध हैं, जिससे इन चीज़ों को ट्रैक, मॉनिटर और रोक सकते हैं। बट येस, चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट हमें भी उससे लोहा लेने के लिए संसाधन भी और तकनीकें भी हमारे लोग भी सीख रहे हैं और सीख गए हैं। तो उसका आई थिंक वेरी इफेक्टिवली वी कैन कंट्रोल। पर वो चेंज का प्रोसेस तो कंटिन्यूस रहता है। वो जो अपराधी हैं वो नई चीज़ करेंगे तो हम उससे एक कदम आगे रहने का प्रयास करेंगे। ये तो चलता रहता है। बट ये बोलना कि पीछे छूट गई, नॉट एट ऑल। ओके सर, किसी के साथ भी साइबर क्राइम होता है या कोई करता है तो वो पुलिस में आने से डरता है, तो इसके क्यों डरता है? वही कि मुझे लगता है कि हो सकता मैं जाऊंगा तो मेरी चीज़ें पूरी समाज में जाएगी, ऐसा ऐसा कुछ। मतलब अगर कोई ऐसी चीज़ क्राइम हो जाए जिससे आपका प्रतिष्ठा का संबंध जी है, जी जी ये जी। अब देखिए, उसमें आपका निर्णय आपका है। आप जब तक उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आपको उसका समाधान शायद नहीं मिलेगा। तो वो जो व्यक्ति है जिसके साथ अपराध हुआ है, उसकी एक तो दायित्व है कि उसको उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए, आपकी ड्यूटी है। और दूसरा आपके लिए ज़रूरी है, आप नहीं करोगे तो फिर आपको उसका समाधान कैसे मिलेगा? ये बोलना कि आपके साथ हो गया कोई क्राइम जिससे आपके प्रति समाज में चली जाएगी, तो फिर तो आप रिपोर्ट ही नहीं करोगे, फिर वो अपराधी ही नहीं पकड़ा जाएगा। और ये फिर दूसरे के साथ भी करेगा और करेगी या करेगा और आपके साथ भी शायद फिर से हो जाए। तो उसका जड़ से तो आपको करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। उसके लिए तरीका एक ही है कि एक तो बचना है कि इस प्रकार की चीज़ में आप फंसो ही ना। और एक बार फंस गए तो फिर उसमें हिम्मत करके उसमें आपको रिपोर्ट जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आप तभी तो उसकी जड़ तक पहुंचोगे उस समस्या की। नहीं तो फिर तो आपको वो समस्या फिर से आ सकती है, या फिर किसी और के साथ आ सकती है, या फिर आपके साथ बहुत बड़ी हानि हो सकती है आगे आने वाले समय में। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अगर कोई आपराधिक घटना आपके साथ हुई है तो उसको छुपाना आई डोंट थिंक इज़ राइट। उसको बताना, उसका समाधान ढूंढना, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मेरे विचार में। ओके सर, अगर किसी के साथ में ये चीज़ें ना हो फ्यूचर में, तो उनको किन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? साइबर की बात कर रहे हैं आप? जी, साइबर से रिलेटेड। साइबर की बात तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, बट उसका आधार जागरूकता है। मैंने आपको बोला 4-5 चीज़ें जो हैं, जिसको मैं मंत्र बोलता हूँ मेरे साइबर सुरक्षा के, वो मैं बता देता हूँ आपको जल्दी से। एक है, आपको मानसिकता बदलनी चाहिए। जी। असली दुनिया अलग है, वर्चुअल दुनिया अलग है। आप असली दुनिया की मानसिकता के साथ वर्चुअल दुनिया में नहीं जा सकते। वो मानसिकता बदलने का तरीका है जागरूक होना है और समझना है कि ये दुनिया में हर तरीका अलग है। अब वो एक बहुत बड़ा विषय है, मैं उसमें जाऊंगा तो मैं बस वर्चुअल दुनिया में आपको लालच देंगे कि आपको नौकरी मिल गई घर बैठे, लॉटरी मिल गई घर बैठे, रिश्ते बना देते हैं, अवार्ड दे देते हैं। तो एक तो वो है, लालच मत करो, उसमें आपको हमेशा गलती ही होगी। शॉर्टकट से बचो। शॉर्टकट मतलब कोई भी लिंक दबा के कोई साइट खोल दी, कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, ये सारे शॉर्टकट्स हैं। आपको लंबा रास्ता चुनना है, सुरक्षित रास्ता चुनना है। शॉर्टकट गलत जगह भी जाता है। तीसरा है, कुछ भी करने से पहले सोचो। मैंने ये आपको पहले भी बोला था, जल्दबाजी मत करो। सोचा समझा निर्णय सही होता है, जल्दबाजी में लिया निर्णय गलत होता है। तो आप क्या लाइक, शेयर, फॉरवर्ड पोस्ट कर रहे हो, आपको उसको सोचना पड़ेगा। बिना सोचे समझे करोगे तो आप अपराध में फंस तो सकते हो, खुद ही दूसरे पे भी आप गलती से अपराध कर सकते हो। चौथा है, आपको पूरी जानकारी रखनी चाहिए, हैव फुल नॉलेज। ये युग है सूचना का, तो आपको भी सूचना रखनी चाहिए और उसको यूज़ करनी चाहिए। और पांचवा और लास्ट है कि साइबर दुनिया में सिर्फ आपके सामने एक स्क्रीन होता है। आपकी जो भी इंटरेक्शन है ना, वो एक स्क्रीन के साथ है, कोई व्यक्ति, कोई जगह, कोई परिस्थिति के साथ नहीं है। तो एक स्क्रीन में तो आपको कुछ भी दिखाया जा सकता है। आंख बंद करके विश्वास मत करना, वो कुछ भी हो सकता है, आपको उसको वेरीफाई करना है। जी सर, जैसा कि हमारा घर का दरवाज़ा जो बंद रहता है तो हम सेफ़ समझते हैं, हम अपने आप को सेफ़ रखते हैं कि हम सेफ़ हैं। लेकिन आज जो इंटरनेट है उसका दरवाज़ा पूरी तरह से ओपन है। यस। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसको बंद करने की जिम्मेदारी आप ही को है ना। जी। असली आपने घर का दरवाज़ा भी आपके लिए कोई दूसरा तो बंद नहीं करता, आप ही बंद करते हो ना। तो इंटरनेट का भी दरवाज़ा जो है, जहाँ से एंट्री होती है साइबर क्राइम की, या मोबाइल का दरवाज़ा जो है, उसको बंद करने की भी जिम्मेदारी आप ही की है।
तो कई सारी प्रक्रिया हैं जिससे आप उसको सुरक्षित ढंग से, प्रभावी ढंग से बंद कर सकते हो, तो वो आपको करना है। और वो भी एक दरवाज़ा ही, आपने सही बोला, और उस दरवाजे को बंद करने की जिम्मेदारी भी आप ही की है। बिल्कुल सर। कहीं ना कहीं इंटरनेट से हर किसी को नुकसान हो ही रहा है, फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन नुकसान भी इस चीज़ से हो रहा है। तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किस तौर तरीके से आप उसको दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जिसमें सिर्फ फ़ायदा होता है जी। सब चीज़ जो है दुनिया में, जो भी चीज़ें हैं जी। आप किसी का नाम भी ले लो, उसमें अच्छाई भी है, बुराई भी है। तो अपना उद्देश्य है ना होना चाहिए कि अच्छाई को हम अपना लें और बुराई से हम बच जाएं। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप उसके अपनाते तो रहो, उसके फ़ायदे, बट नुकसान के लिए आप तैयार ना रहो। तो नुकसान वाला पार्ट जो है, जो उसमें प्रॉब्लम वाला पार्ट है, उसको बारे में भी आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं जागरूक होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा, और फिर उससे बचना पड़ेगा। जी। जो यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या बताना सोच रहे हैं, हाँ, उनको डायरेक्शन के लिए कोई ऐसे रूल, गोल्डन रूल, ताकि आपको ये फॉलो करना है, तब ही आप इस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं और सक्सेस पा सकते हैं। पहली बात तो आपको अगर आपने ये रूट चुना यूपीएससी का और पीएससी का, तो आप इसलिए नहीं चुनो क्योंकि ये सब कर रहे हैं जी। या ये सबसे अच्छी नौकरी है, सरकारी नौकरी, बहुत अच्छी बातें हैं, पर आपको मन में होना चाहिए कि मेरे को ये करना है जी। ये मेरा उद्देश्य है। नॉट दैट कि क्योंकि ये कर रहे हैं और मेरे माता पिता बोल रहे हैं और ये समाज में इसमें बड़ी प्रतिष्ठा है। आपको अगर उसको करना है तो आपको क्लियर माइंड में होना चाहिए कि मेरे को ये चाहिए, पहली। दूसरा, एक अच्छा प्लान बनाना चाहिए। योजना बना के अगर आप कोई काम करोगे तो उसमें सफलता के चांस ज़्यादा होते हैं। हैप हैज़र्ड, मतलब कुछ भी कर दिया, आज कल कुछ और कर दिया, परसों किसी ने बोल दिया तो कहीं और चल पड़े, ये नहीं करना चाहिए। प्लान करो और फिर उसको अप्रोच करो। थर्ड होता है, मैंने जो यूपीएससी में देखा है, मेहनत बहुत लगती है, तो समय का प्रबंधन बहुत ज़रूरी होता है। आपको प्रॉपर समय का प्रबंधन, मतलब यू शुड हैव प्रॉपर शेड्यूल कि मैं ये करूँगा या करूँगी, एक दिन में ये मैं करूँगी, और उसके बाद उसको फॉलो करना है। ऐसे नहीं कि बना लिया और सिर्फ दीवार पे चिपकाने के लिए है, वो करना ही है। जब तक कोई आसमानी दुर्घटना ना हो जाए, आपको करना है। अगर आपको 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, जो भी आपने निर्धारित किए पढ़ना है, तो फिर पढ़ना है। आज अगर 1 घंटा कम हो गया तो कल उसको मेकअप भी करना है। तो मतलब आपको समय का प्रबंधन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि सिर्फ पढ़ना नहीं है पढ़ाई, ओनली पढ़ाई आपको कभी सफलता नहीं देगी। आपको उसके साथ साथ अपने आप को मनोरंजन भी देना है, आपको अपने आप को व्यायाम भी देना है, मतलब सब कुछ करना है। और अधिकांश समय पढ़ना है, बट यू हैव टू एक्सरसाइज, कुछ खेलो, कुछ जिम में जाओ, ताकि आपका बॉडी फिट रहेगा, तब माइंड फिट रहेगा। एंड थोड़ा मनोरंजन भी करना है कि कभी कोई मूवी देखने चले गए, कभी अपने घर में कोई गेम खेल लिया। तो मनोरंजन, एक्सरसाइज एंड पढ़ाई, एक बहुत अच्छा मिश्रण करके उसको आपको अप्रोच करना है। और आखिरी चीज़ ये है, दुनिया में ये अंत नहीं होता। अगर सफलता मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो आपके पास एक कॉन्टिजेंसी प्लान बोलते हैं उसको, कि एक वैकल्पिक आपके पास प्लान होना चाहिए कि अगर मैं इसमें सफल नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूँगा या करूँगी, है ना। वो प्लान आपके पास होना चाहिए, ताकि अगर आपको सफलता ना मिले तो यू हैव द कॉन्फिडेंस इन योर माइंड दैट मैं ये नहीं तो फिर ये कर सकता हूँ। अगर आपके पास वो प्लान नहीं होता कई लोगों के पास, और वो इसी में अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं कि मैं तो यही मेरा सपना है। सपना देखना ठीक है, बट सपने के आधार पे अपना ज़िंदगी बर्बाद करना ठीक नहीं है। तो आपको एक वैकल्पिक प्लान बनाना चाहिए, ताकि अगर सफलता ना मिले तो आप उसको समझ जाओ कि ठीक है, मेरे लिए नहीं है ये। फिर आप दूसरी चीज़ प्रयास करो, शायद उसमें जो आपको मिले वो इससे बेटर हो, यू नेवर नो। मैंने ऐसे लोग बहुत देखे हैं जिनने, जैसे मेरे साथ ही हैं, जिनने भी एग्ज़ाम दिया और वो नहीं आए, और फिर वो चले गए, विदेश चले गए या कुछ और काम कर लिए इंडिया में। एक व्यक्ति, मैं उनका नाम तो नहीं बताऊंगा, वो हैदराबाद के थे और वो हमारे साथ ही एग्ज़ाम दे रहे थे। उनने भी, मैं तो पहले अटेम्प्ट में आ गया, उनने शायद 3-4 बार दिया, वो नहीं आया। और उसके बाद उसने आंध्रा में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला फॉर IAS एग्ज़ाम ओनली, है ना। और आज उसका इतना बड़ी संस्था है वो कि वो हज़ारों अधिकारी बनाता है वो, और ये मतलब क्या, वो किसी IAS ऑफिसर से तो बहुत ज़्यादा सफल है वो। तो उसने अपना ऑल्टरनेट प्लान बना के रखा और उसको सफलता मिली। और आज मैं उससे पूछता हूँ तो वो बोलता है कि हाँ, आ जाता तो मैं बहुत खुश होता, बट आज मैं उससे ज़्यादा खुश हूँ, है ना। तो वैकल्पिक व्यवस्था करके हमेशा रखना चाहिए। वो ज़िंदगी की हर चीज़ में होता है, नॉट ओनली द UPSC, बट हर चीज़ में आपको एक दूसरा प्लान जरूर होना चाहिए, ताकि आपको एक में अगर आप कामयाब ना हो या कोई दिक्कत आने लग जाए तो आप दूसरे पे स्विच करो, है ना। बट सिर्फ एक के पीछे भागोगे तो शायद उसमें भी सफलता ना मिले और फिर आगे भी आप कभी नहीं जीत पाओगे।
सर एक आप जब इस स्टूडेंट लाइफ में थे उस टाइम आपके पास भी ऐसा कुछ सोचा था आपने जब आप तैयारी कर रहे थे कि अगर इन केस नहीं हुआ तो फिर कोई और सोच रखा था कि मुझे फिर ये करना पड़ेगा? मैंने तो आपको बताया, मैं तो विदेश जा रहा था पढ़ाई के लिए। मेरी एडमिशन भी हो गई थी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में हुई थी मेरी एडमिशन MBA के लिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है US में, एक कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में मेरी एडमिशन हो गई थी। मैं तो जाने ही वाला था, माँ के लिए मैं नहीं गया और मैंने 1 साल के लिए उसको डिफ़र कर दिया एडमिशन को कि मैं 1 साल बाद आऊँगा। उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया इन कई यूनिवर्सिटीज़ ने। तो जब मैं आ गया तो मैं नहीं गया, बट अगर मैं नहीं आता तो मैं विदेश जाता, मैं पढ़ाई आगे जारी रखता, वहाँ पे पढ़ के वापस आता, जो भी करता। बट मेरे पास वैकल्पिक व्यवस्था थी, मैंने पहले ही उसका मैं तो इंतज़ाम किया हुआ था। सबको करना चाहिए, एक दिशा में सोचोगे तो उस समय जो कर रहे हो उसमें पूरा दिल लगाओ। बट अगर नहीं हो तो एक और भी चीज़ होनी चाहिए जहाँ पे आप जा सकते हो, है ना। तो वो मेरा बोलना है कि ऐसा नहीं है कि आप दूसरे बारे में सोचते रहो और ये भी आधा करो वो भी आधा करो, नॉट लाइक दैट। कर रहे हो पूरे दिल से करो, बट एक और व्यवस्था आपके पास कहीं ना कहीं होनी चाहिए दिमाग में कि मैं नहीं तो फिर ये करूँगा या करूँगी। सर फिर लोगों का ये माइंडसेट भी रहता है कि अगर किसी चीज़ में फोकस कर रहे हैं देन एक अल्टरनेट ऑप्शन रखा है उन्होंने, तो फिर उसका एक डिस्ट्रैक्शन होता है कि कहीं मेरा ये नहीं हुआ तो फिर इससे मैं ये दूर हो जाऊंगा। तो फिर वो भी चीज़ तो परेशान करती ना। फिर ऑप्शन डज नॉट मीन एफर्ट, मतलब कि आपके ये भी करो वो भी करो, मैं ये नहीं बोल रहा आपको। ऑप्शन मीन्स एक विकल्प, जो अगर ये नहीं तो फिर ये। ऐसा नहीं है कि इसमें भी थोड़ा ध्यान दो उसमें भी थोड़ा ध्यान दो, ये नहीं मैं बोल रहा कि दोनों एक साथ करो ताकि इसमें नहीं हो जाए तो उधर चले जाना। करना तो एक ही चीज़ है, बट एक और आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि अगर ये नहीं होगा तो मैं फिर ये करूँगा या करूँगी। वो आपको क्लियर होना चाहिए मन में। ऐसे नहीं कि वो उसको भी करने लग जाओ कि चलो मैं थोड़ा बहुत ये भी थोड़ी स्टार्टअप भी कर लेता हूँ और यहाँ पढ़ाई भी कर लेता हूँ। नो, नॉट दैट। पढ़ाई की तो फिर पढ़ाई, बट है कि अगर पढ़ाई नहीं तो फिर मैं एक स्टार्टअप की तरफ जाऊँगा, लाइक दैट। ऐसे वैसे करके बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने ये करा है और सफल हुए हैं। आपके पास विकल्प नहीं रहता ना जब मन में ही सही, तो आप फिर ज़्यादा दिक्कत में आते हो, बिकॉज आपको लगता है कि मैं तो नहीं यहाँ नहीं आऊँगा तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई जाएगी या मैं फिर बिल्कुल ही दिशाहीन हो जाऊँगा। इसलिए माइंड में एक प्लान्ड ऑप्शन हमेशा रखना चाहिए। जैसे हम लोग, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, जैसे हम VIP विजिट होती है पुलिस में, जो VVIP आते हैं उनके लिए हम इंतज़ाम लगाते हैं, तो एक हमेशा एक रूट होता है। जैसे VIP एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे और यहाँ से उनको जाना है राजवाड़ा, तो ये उनका रूट है जाने का, राइट। पर हम हमेशा एक कंटिजेंसी रूट भी रखते हैं कि सपोज़ इस रूट पे कोई दिक्कत आ गई, ट्रैफिक जैम हो गया, कोई और दुर्घटना हो गई, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उस VIP को दूसरे रूट से ले जाएंगे। तो एक छोटा सा इंतज़ाम, 4 स्केलेटन इंतज़ाम बोलते हैं, वो उधर भी लगा रहता है कि यहाँ से नहीं तो फिर यहाँ से। अब उसका ये मतलब नहीं है कि हमने उसको उधर ध्यान दिया तो फिर हमने यहाँ भी, तो फिर आप 2 विकल्प लेके कैसे चलोगे। वो तो करना ही पड़ता है ज़िंदगी में। जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आप कर रहे हो तो आपके पास एक वैकल्पिक व्यवस्था हमेशा होनी चाहिए। सर मैं अगर आप बताना चाहें तो मैं आपके बारे में, ये स्टूडेंट लाइफ के बारे में जानना चाह रहा था। वो अपना अपना होता है। क्योंकि मैंने एक ही बार दिया था, उससे पहले भी मैंने इसकी तैयारी नहीं करी थी, तो मैं करीब, अगर एवरेज लोग मैंने कभी ऐसे देखा नहीं, बट 8 से 10 घंटे तो पढ़ता था मैं एक दिन में। और वो भी मतलब एवरी डे, नो दिवाली, नो होली, नो बर्थडे, नो सेलिब्रेशन, कोई नहीं, कुछ नहीं। पढ़ना है तो आपको पढ़ना है। और उसके बाद मैं खेलता था, आई यूज्ड टू प्ले टेनिस खेलता था मैं उस समय, तो मैं 2 घंटे जाके खेलता भी था ताकि मेरे को फिटनेस भी रहे। और कभी कभी मैं, जैसे मैंने बोला, मनोरंजन की भी काम करता था, कभी पिक्चर देखने चले जाता था, कभी माता पिता के साथ बैठ के बातें करता था, तो वो भी एक दिनचर्या का पार्ट में रखता था। तो वो तो वही था, तीनों का मिक्सचर होना पड़ेगा। और ज़्यादा पढ़ाई में। हॉबी क्या है वैसे सर आपकी? मेरी बहुत हॉबीज़ हैं, सबको हॉबी रखनी चाहिए। वो आपको एक फ्रेश माइंड को ना नई ऊर्जा देता है। जब आप अपने हॉबी में टाइम बिताओ तो फिर सामान्य काम में जब आप आओगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज सिर्फ वही करते रहो एक काम, तो फिर तो इसलिए मेरी हॉबीज़ बहुत हैं। मैं तो एक पढ़ने की मेरी बहुत हॉबी है, रीडिंग की। अब वो मैं कम कर पाता हूँ, समय नहीं है, तो मैं खेलने की हॉबी है मेरी। तो आजकल मैं पिकल बॉल बोल के एक नया गेम आया है, मैं उसमें समय बिताता हूँ, तो एक्सरसाइज भी होती है और मेरे को आनंद भी आता है। मैंने बताया आपको, वाइल्ड लाइफ एरिया में जाना वो मेरी बहुत बड़ी हॉबी है। फोटोग्राफी मेरी हॉबी है। ट्रैवलिंग, मतलब यात्रा, जब कहीं पे जाऊं, मैं जैसे सेशन लेने जाता हूं, अभी मैं बिहार गया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है गया में, मैं वहाँ गया था। एक सेशन था मेरा 5 तारीख को, और 6 तारीख को मेरा सेशन था बिहार पुलिस एकेडमी, राजगीर एक जगह है बिहार में।
तो मैं वो तो सेशन तो मैंने किए, उसके साथ मैंने उस क्षेत्र का भ्रमण भी किया। गया में तो बुद्ध का ज्ञान मिला था उनको, बौद्ध ज्ञान, तो सब वो भी देखा मैंने। तो ट्रैवलिंग मेरा बहुत काम भी हो जाता है और मेरे को जो समय मिलता है उसमें मैं भ्रमण भी हो जाता है मेरा, तो वो भी मेरी हॉबी है ट्रैवलिंग। तो ऐसे करके हॉबीज़ तो बहुत है मेरे को। सबसे आग्रह है जितने भी आपके स्टूडेंट्स एंड ऑल देख रहे हैं कि आप अपनी हॉबी ज़रूर रखना, आज भी और आगे भी, ताकि आपकी उससे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। एक दिशा में काम करने से पर्सनालिटी लिमिटेड हो जाती है। अगर आपकी कई चीज़ों में इंटरेस्ट रहता है तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब व्यक्तित्व विकास का बहुत अच्छा साधन होता है कि कोई ना कोई हॉबी और रखें और उसको फिर करें भी, ऐसे नहीं कि ज़रूर रखें। सर 2 केसेस मुझे इस टाइप से बताइए आप सर, कि साइबर क्राइम में कि जब आपने उनको सोल्व किया तो आपको लगा, एक अंदर से सेटिस्फेक्शन होता है कि जिस पे पूरी। केसेस तो बहुत हैं, बड़े लंबे लंबे होते हैं, छोटे केसेस नहीं होते। तो कुछ ऐसे केसेस जिन्होंने आपको परेशान किया? देखिए मैं केस डायरेक्टली डील नहीं करता, मेरा काम नहीं है इन्वेस्टिगेट, तो इंस्पेक्टर्स एंड डीएसपी जनरल का काम है। मेरे को उसका, मैं क्योंकि उसको हम सुपरविजन करते हैं, लोगों को बताते हैं और कैसे करना, क्या गलती क्या सही। तो देयर इज़ नो दैट हमने कोई ऐसे परेशान किसी केस ने किया। बिल्कुल हम दिशा आप सही रखोगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इसलिए ऐसे केसेस तो बहुत हैं, उसका मैं चर्चा करूंगा तो बहुत सारा समय लगेगा। बट यस, केसेस आर ऑलवेज देयर। एक केस मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आपने पूछा। तो देयर वाज एक लड़की थी जो नाबालिग थी और उसका उन्होंने एक क्राइम होता है साइबर क्राइम जिसको बोलते हैं ऑनलाइन ग्रूमिंग मतलब आपको फंसा के फिर तैयार करना क्राइम करने के लिए। तो उस बच्ची थी, मतलब नाबालिग थी वो, और उसको इन लोगों ने फंसाया, जो भी क्रिमिनल था। और क्योंकि वो दिखाते कुछ और हैं कि हमारा प्रोफाइल, आपकी दोस्ती सिर्फ प्रोफाइल से होती है आपकी। वो उस लड़की का नाम, वो जानवरों की बहुत बड़ी प्रेमी थी। उसका एक बहुत अच्छा प्रेम था कि वो जानवर जैसे होते हैं ना, पेट्स, तो उसको बहुत उनसे लगाव था। तो आजकल की ज़माने में जितने भी युवा हैं या बच्चे हैं, जो भी हैं, हम भी हैं, आप भी हैं, अपने जो चाहत है, अपनी जो बहुत जिससे आपको बहुत प्रेम है, जिस कार्य से, वो आप कहाँ दिखाएंगे? वो आजकल ऑनलाइन दिखाएंगे, आप सोशल मीडिया में दिखाएंगे। तो इस बच्ची ने भी अपनी सारी जितने भी जानवरों के प्रति उसका लगाव था, उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में डाला हुआ था। अपने पेट का डॉगी, उसका जो बिल्ली और तोता और सब उधर ही। तो आप जैसे ही दिखाते हो अपनी चाहत, असली दुनिया में, जो इस दुनिया में अपराध होता है ना आपके ऊपर, वो आपकी कमज़ोरी पे हमला होता है और अपराध होता है। किसी व्यक्ति को लूट सकते हो आप जब वो आपसे ज़्यादा, आप उससे ज़्यादा शक्तिशाली हो, तब तो जाके आप लूटपाट करोगे। अगर वो आपसे ज़्यादा शक्तिशाली आप नहीं कर पाओगे तो आप ले जाओगे चाकू और कट्टा। तो महिलाओं के ऊपर अपराध क्यों होता है? बिकॉज वो फिज़िकली कमज़ोर होती हैं पुरुष से, तो वो अपराध कर देते हैं। समाज के जो वीकर सेक्शंस जिसे बोलते हैं, कमज़ोर वर्ग, SC ST, उनके पर अपराध क्यों होता है? क्योंकि वो जो सो कॉल्ड दूसरे सेक्शंस हैं उनसे सामाजिक रूप से कमज़ोर होते हैं। तो आपकी कमज़ोरी पे हमला होगा और अपराध होगा। वर्चुअल दुनिया में उलट होता है, आपकी शक्ति पे हमला होता है और आपके ऊपर अपराध होता है। जो आप हम ही बताते हैं कि मैं साइबर सिक्योरिटी में काम, तो उनको पता चल जाता है। वैसे ही इस बच्ची ने अपने आप को बताया हुआ था कि वो जानवरों की बहुत प्रेमी है, तो उनको पता चल गया उस जो भी आपराधिक तत्व था। अब उसके लिए बहुत आसान हो गया। उसने एक प्रोफाइल बनाया। उस शहर का जो सबसे बड़ा NGO था जो जानवरों के कल्याण के क्षेत्र में काम करता था, उसका उसने एक प्रोफाइल बना लिया और उसमें अपने आप को HR मैनेजर बताया कि मैं इस संस्था का HR मैनेजर हूँ, और फेसबुक पे एक प्रोफाइल बना लिया। अब वो कोई उस चेक तो करता नहीं है, कोई ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन होता नहीं। आप कोई भी प्रोफाइल बना लो, कुछ भी अपना आपको दिखा लो, तो वो बहुत बड़ा खतरा है। और आपको जब आप दिखेगा तो फिर तो वही दिखेगा जो वो दिखा रहा है आपको। तो ऐसे प्रोफाइल से उसने बच्ची को भेजा एक फ्रेंड रिक्वेस्ट, और वो लड़की ने देखा कि अरे वाह, देखो कितने बड़े संस्था का HR मैनेजर मेरे से दोस्ती करना चाहता है। उसने हाँ बोल दिया और फिर उसको एक्सेस मिल गया लड़की के साथ। फिर ग्रूमिंग का प्रोसीजर होता है कि तैयारी करते हैं, उनसे अच्छी अच्छी बातें कर लेंगे, उनको वही जवाब देंगे जो उनको पसंद आएगा, क्योंकि वो उनको फंसाना चाहते हैं और उनके बारे में वो सब कुछ जानते हैं, फिर करते हैं। तो वो लड़की के साथ ऐसा करता रहा और बहुत समय के बाद, थोड़े समय के बाद उससे वो अच्छी दोस्ती हो गई शायद उसकी, और एक तरीके से उसने उसका ट्रस्ट जिसे बोलते हैं ना, आपका विश्वास जीत लिया। तो जब वो हो जाता है फिर ये अगला कदम बढ़ाते हैं। अब उसने क्या अगला कदम बढ़ाया कि आपको एक नौकरी चाहिए क्या?
उसने उस लड़की से पूछा, और क्योंकि मेरी संस्था जिसका ये बना हुआ था फर्जी रूप से HR मैनेजर, कि इस संस्था में ये पोस्ट खाली हुई है, इसमें आपको ये काम करना पड़ेगा और इतना आपको पैसा मिलेगा, तो करना चाहती हो क्या? अब वो बच्ची क्या बोलती? वो तो यही बोलती कि मेरे को एक सबसे बड़े संस्था में काम करने का मौका, दूसरा काम क्या है, वो जानवरों का कल्याण का ही काम था जो इसके दिल के सबसे करीब था, तीसरा था कि पैसे भी मिलेंगे ऐसे काम के लिए, और चौथा कि उसका बेस्ट फ्रेंड ही था अब तो वो जो ऑफ़र कर रहा है। तो वो ने बोला हाँ मैं करूँगी। तो उसने बोला ठीक है मैं कल आ जाऊँगा सुबह, मेरे साथ चलना, मैं आपका वो करा दूँगा, फॉर्मल इंटरव्यू हो जाएगा और आपको नौकरी मिल जाएगी। ये बच्ची खुश हुई होगी शायद, बेचारी रात भर सोई भी नहीं होगी। और फिर अगले दिन सुबह आया, वो उसके साथ चली गई और ये उसको शहर के बाहर ले गया। वहाँ जाके इसने इसका बलात्कार किया, फिर उसको गला घोट के हत्या करी और फिर उसको ज़मीन में गाड़ के वापस आ गया। 2.5 महीने बाद उस लड़की की लाश मिली। और एक चीज़ होती है डिजिटल फुटप्रिंट्स, मतलब जैसे फिंगरप्रिंट होते हैं ना, वैसे डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं डिजिटल दुनिया में, कि जिसको आप पीछा करके असली अपराधी तक पहुंचते हैं हम लोग। तो डिजिटल फुटप्रिंट्स फॉलो करके उस व्यक्ति को पकड़ लिया। उसको बहुत 23 साल की सज़ा हुई। पर मेरा ये कहना है कि सज़ा तो उसको बहुत कड़ा दंड मिला, बट क्या वो बच्ची वापस आ जाएगी इस दंड के कारण? वो नहीं आएगी। अब उस लड़की को बचा कौन सकता था? उस लड़की को कोई नहीं बचा सकता था इस प्रकार के अपराध से, सिर्फ खुद को बचा सकती थी। अगर वो जागरूक रहती कि ये पता नहीं कौन है, कौन आपको दोस्ती का फ्रेंडशिप पर रिक्वेस्ट, आपके पास विश्वास जीत गया, आपका सब कर लिया, पर अगर वो थोड़ी जागरूक रहती, सतर्क रहती, तो इसमें नहीं फंसती। एक बार लगता उसको उस संस्था में फ़ोन करके पूछ लेती कि या ये नौकरी आपकी कोई ऐसी निकला है वैकेंसी, या फिर कोई ऐसा नाम का व्यक्ति आपके यहाँ काम करता है, तो फिर उनको पता चल जाता है कि ये शायद झूठ है। तो कुछ तो आपको करना पड़ेगा, सतर्कता से ही आएगा ये। आपको वेरिफिकेशन करना है, सतर्क रहेंगे तब आप जाके सुरक्षित रहेंगे। मैं बार बार ये बोलता हूँ, पर करना उस बच्ची को खुद था, और कोई तो कर नहीं सकता था। किसको मालूम है किसके साथ दोस्ती करके किसके साथ क्या बातें कर रही है, उसको खुद को मालूम था। तो इसको कदम उठाने से पहले उसको ज़रूर उससे एक बार वेरीफाई कर लेती, और सत्य होता तो बिल्कुल करती जो उसका मन है, पर वो सत्य नहीं था और सारा ही एक वो था, जाल था, वो फंस गई उसमें। सर मैं इंदौर के बारे में एक केस है रिसेंटली हुआ था सर, आप भली भांति परिचित होंगे उस केस से। जैसे इंदौर का नंबर 1 हर चीज़ में नाम आता है, बट जो केस हुआ था सोनम रघुवंशी वाला, हाँ, और राजा वाला, इस टाइप से जो क्राइम हुआ है इंदौर में पहली बार इस टाइप से हुआ है जी। तो एक ब्रॉड लेवल पे फैल गया वो क्राइम। तो उसके पहले अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती ताकि वो इस क्राइम यहाँ तक नहीं जाता, वो क्राइम बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जी, बड़ी हृदय विदारक घटना थी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। हर क्राइम बहुत तकलीफ़ देता है, ऐसा नहीं है कि ये क्राइम ज़्यादा तकलीफ देता है। सारे क्राइम में बहुत तकलीफ़ होती है, लोगों की हत्या होती है अगर, तो फिर किसी की जान जाती है, तो वो तो हर अपराध में होता है। ये थोड़ी सनसनीखेज हो गया क्योंकि लोगों के तक सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा इसका वो हो गया, बट था तो एक क्राइम जी। और ऐसे क्राइम पहले भी हुए हैं। मैं तो इंदौर में बहुत सालों से मैं यहाँ पे रहा भी हूँ, कई पदों पे रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो मैंने इस शहर में बहुत सारे इस प्रकार के ही क्राइम इस शहर में भी और देश में और दुनिया में ये होते हैं। अनफॉर्चुनेट होते हैं, मैंने बोला दुखद होते हैं, बट होते ज़रूर हैं। ये पहला केस नहीं था, आपने जैसे बोला, ऐसे क्राइम ज़रूर होते हैं और इसमें क्रिमिनल माइंड और क्रिमिनल माइंडसेट का काम होता है। तो आपराधिक मानसिकता जो होती है वो कब किसकी कैसी बन जाए इन अ पर्सनल रिलेशन तो हस्बैंड वाइफ का था, तो उसमें इस प्रकार की मानसिकता बन जाए, ये तो उस व्यक्ति पे निर्भर है। तो वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट तो था, बट मैं नहीं मानता कि वो ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैंने खुद केस सॉल्व किए हैं ऐसे बहुत सारे, जिसमें एक हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया या वाइफ ने हस्बैंड को मार दिया बिना किसी उचित कारण के। अगर आप सोचो तो आप बोल सकते हो कि भाई ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, आप छोड़ देते या जो भी है, बट होता है। एंड क्राइम को आप क्राइम जैसे ही डील करना चाहिए और उसको ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए जी। क्योंकि सर उस केस ने कई सारे लोगों के माइंडसेट चेंज कर दिए, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। हाँ, हर चीज़ का देखिए, जो भी बड़ी घटनाएं होती हैं, दुर्घटना होती है, जैसे प्लेन क्रैश हुआ अभी अनफॉर्चुनेट, उसमें भी कई लोग घबरा गए फ्लाइंग से, है ना। तो जो भी घटनाएं होती हैं और जो पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं और ज़्यादा प्रचारित जो हो जाती हैं, तो उसमें लोगों के माइंड पे इफेक्ट तो होता है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बट देन धीरे धीरे वो इफेक्ट, अगर सही दिशा में अपराध को वो पकड़े गए अपराधी, उसके बाद उनको अगर अन्वेषण ठीक हो और उसका प्रोसिक्यूशन ठीक हो, तो धीरे धीरे लोगों को तो वो डर निकल भी जाता है।
बट वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। नॉट ओनली फॉर दिस मर्डर, बट कोई भी ऐसी बड़ी घटना दुर्घटना हो जाए तो लोगों के माइंड में बहुत फियर आ जाता है, उसको सुन सुन के, उसके बारे में देख देख के और सोच सोच के। बट धीरे धीरे उसका समाधान भी हो जाता है। ह्यूमन माइंड वेरी फ्लेक्सिबल, और वो आगे सोचने का हमारे में बहुत क्षमता होती है। जी, सोशल मीडिया पर सर आजकल जो ट्रेंड चलता है कि हमारे जो भी इमोशंस रहते हैं, चाहे फ़ोटोज़ हो, वीडियो के तौर तरीके से दिखाए जाते हैं, तो ये करना कहाँ तक सही है? मैंने पहले ही बोला, उसको तो आपको बिल्कुल जितना आप सोच समझ के करोगे उतना अच्छा है। हर चीज़ को प्रदर्शित करना उचित नहीं है। कुछ पर अगर आप कर रहे हो किसी चीज़ को प्रदर्शित, फिर उस क्षेत्र में आपके ऊपर अटैक या अपराध का प्रयास हो सकता है, तो फिर आपको उसमें तैयार भी रहना पड़ता है। बट येस, जितना आप अपनी सूचना को सुरक्षित रखो, इट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। मैं उसको ये बोलता हूँ कि ये साइबर सुरक्षा का आधार, नींव होता है। आप कितना शेयर करना है, किसके साथ शेयर करना है, अपनी सूचना शेयर करना है कि नहीं करना है, और कब करना है, ये सब चीज़ें आपको डिसाइड करनी चाहिए। बिना सोचे समझे शेयर करना उचित नहीं होता है। जब आप सर मिरर के सामने खड़े होते हैं तो सर अपने आप को किस तरीके से देखते हैं? एक अफसर की तरह, एक सोच की तरह, एक जिम्मेदारी की तरह? अपने एक इंसान की तरह सोच देखता हूँ। एक व्यक्ति, एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग, जैसे आप अपने आप को देखते हो, हम भी अपना उसी नज़र से हम देखते हैं। वो इट इज़ नथिंग स्पेशल, इट इज़ जस्ट यू सी ह्यूमन बीइंग। और ऐसा कुछ विशेष मैंने कभी इसमें विचार नहीं किया कि मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ। यस, मैं अपने आप को देखता हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग। क्योंकि सर रहता है ना, सबका अपना अपना रहता है कि कोई ऑफिसर है तो फिर उस हिसाब से रहते हैं, कोई ऑफिसर है फिर भी डाउन टू अर्थ हैं, जैसा कि आप सर हैं। नहीं, सभी डाउन टू अर्थ रहना ही चाहिए, क्यों नहीं? एवरीवन शुड बी सेम। मतलब रोल बदलते रहते हैं। मेरा रोल जब मेरा एज एन ऑफिसर मैं आपके साथ अगर कोई ऐसी आई समस्या कि अब भगवान न करे आपने अपराध कर दिया, ऐसा ना हो, तो फिर मेरा डीलिंग आपके साथ अलग होगी। बट एज अ सामान्य व्यक्ति, एज अ नागरिक या एज अ पर्सन, तो फिर मेरा आई एम ऑल्सो पर्सन। तो आपका बिल्कुल सामान्य होना चाहिए, वही होना चाहिए जो आप हो, जो आप दूसरे से अपेक्षा करते हो। मेरा तो ये मानना है, जो मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप मेरे को सम्मान दें, तो मेरे को भी आपको सम्मान देना पड़ेगा। यू गेट ओनली व्हाट यू डिजर्व एंड व्हाट यू गिव अदर्स। जो आप देते हो वही आपको मिलता है। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, बट मिलेगा वही। ये मेरा मानना है, और इसलिए आपको सबके साथ अच्छा, हाँ, जो उसके लायक नहीं है, पात्र नहीं है, या फिर जो गलत रास्ते पे है, या जो उस संबंध को निभाने के लायक नहीं है, फिर उसके साथ अलग रूप भी होना चाहिए। एक हमारी ड्यूटी का भी होता है रूप, जब हमको ऐसा करना पड़ता है कभी कभी, तो व्यवस्था मेंटेन करने के लिए या किसी अपराध को सुलझाने के लिए। अदरवाइज जो सम्मान आप दोगे, जितना आप किसी कदर करोगे, उतनी ही आपको मिलेगी। आज नहीं मिलेगी तो कल मिलेगी, मिलेगी जरूर। सर जैसे डिसीजन की बात आती है, जब हमारे सामने दो ऑप्शंस रहते हैं, कैसे हम सही डिसीजन को सिलेक्ट करें कि ये हमारे लिए बेहतर रहेगा? वो तो सिचुएशन बेस्ड होता है। आप अपने ऐसा कोई रूल तो होता नहीं कि दो में से आप कौन सा चूज़ करो, बट जो आपको उचित लगे वो चूज़ करो, और पर जल्दी करो। मेरा ये रहता है कि डिसीजन मेकिंग हमेशा फास्ट होनी चाहिए। कई लोग डिसीजन करने में ही बहुत टाइम लगा देते हैं कि भाई, और कई लोग डिसीजन ही नहीं करते, मतलब पैरालिसिस बोलते हैं उसको, एनालिसिस पैरालिसिस, सोच 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 फिर कुछ नहीं किया। तो इसलिए डिसीजन जो भी आप लो, उसको थोड़ा त्वरित गति से लो। बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं कि मैं तो ये करूँगा, पर त्वरित गति से, एंड फिर उस पर कायम। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट कि डिसाइड कर लिया फिर, क्योंकि जैसे ही आपने कोई चीज़ करने का प्रयास प्रारंभ किया तो शुरू में तो आपको बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उस समय आप घबरा जाओगे, नहीं यार ये क्या हो गया, तो मैं दूसरे करने लग जाऊँ ना। एक बार डिसीजन लिया तो फिर उसी पे कायम रहो, जब तक बहुत आप सफलता ही ना मिल रही हो वो अलग बात है। बट त्वरित गति से निर्णय, और फिर उस निर्णय जो लिया है उस पर कंसंट्रेटेड एक्शन, वो बहुत ज़रूरी है। सर एक चीज़ ये कि आप कंटिन्यूसली बैक टू बैक पॉडकास्ट देते हैं, वर्कशॉप करते हैं, बहुत सारे अभियान चलाते हैं जी पर डे, तो इतना एनर्जेटिक वही पर डे और काम करना डेली कैसे कर लेते सर? वो तो थकता तो मैं भी हूँ, थकान तो सबको होती है, बट ऐसे एज जैसे बढ़ती है तो फिर आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट जैसे ही आप काम करने लग जाते हो तो फिर वो थकान चली जाती है। कोई मंत्र सर? नहीं, ऐसा कोई मंत्र नहीं, खुश रहना चाहिए। खुशी इज़ द बिगेस्ट मंत्र। जिस दिन आपके मन में खुश रहना हो, दिन
फैमिली में खुश रहो, आपके सब कोई खुशी हो, तो फिर आपको फिर सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट मन डिप्रेस्ड रहे और आप दुखी रहो और ओवर एम्बिशियस रहो और हमेशा कोई चीज़ प्राप्त करने की इच्छा आपके मन में बनी रहे, तो फिर उद्वलित मन जो होता है ना, डिस्टर्ब्ड माइंड, वो कभी आपको आराम भी नहीं करने देता, आपको कुछ काम भी नहीं करने देता। तो यू शुड रिमेन हैप्पी। मैं हमेशा स्टूडेंट से भी जब बात करता हूँ, उनको भी ये बोलता हूँ, अगर आपकी आगे की आने वाली ज़िंदगी है तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, पता नहीं आप क्या करोगे, आपको वो भी निश्चित नहीं है, बट अगर आपको किसी चीज़ की तलाश करनी चाहिए, उसको बोलते हैं क्वेस्ट फॉर लाइफ। अगर आपकी लाइफ की कोई तलाश है, क्वेस्ट है, तो वो खुशी होनी चाहिए। पद भी नहीं होनी चाहिए, प्रतिष्ठा भी नहीं, पैसा भी नहीं, वो सब सेकेंडरी है। पहला होना चाहिए मेरे को खुश रहना है। वो तलाश करोगे तो आपको शायद पद भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी और पैसा भी सब मिलेगा। बट अगर ये सब मिलेगा और खुशी नहीं मिली तो फिर क्या ज़िंदगी जी। तो इसीलिए मैं तो ये मानता हूँ कि आपको खुश रहो और दूसरों को खुश फिर आप रखोगे और ख़ुद भी खुश रहोगे। तो और आई थिंक वही ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। जैसे एक इंग्लिश में कहावत भी है, इफ़ यू लूज़ वेल्थ देन यू लूज़ नथिंग। क्योंकि अगर यू कैन, आप वापस भी कमा सकते हो, है ना। तो लूज़ योर वेल्थ, यू लूज़ नथिंग। इफ़ यू लूज़ योर हेल्थ, यू लूज़ समथिंग, एंड बट इफ़ यू लूज़ हैप्पीनेस देन यू लूज़ एवरीथिंग। तो ना हेल्थ से हैप्पीनेस आती है, ना वेल्थ से आती है, वो सब उसके सपोर्टिंग होते हैं, बट आती खुशी मन से आती है, दिमाग से। अब खुश रहो तो आपको सब कुछ मिलेगा। सर अब कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है, फिर एंड कर दूंगा पॉडकास्ट का। सर पावर ज़्यादा पसंद है या पीस आपको? पीस। ओके। आपके लिए यूनिफॉर्म क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी या आइडेंटिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी या आइडेंटिटी? जी, या बोथ। इट्स आइडेंटिटी, डेफिनेटली आपको अलग पहचान मिलती है, एंड ऑफ कोर्स उसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारी भी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ बोथ। सर कभी ऐसा अफसोस हुआ जो आज भी अंदर कभी बचा हो? अफसोस जी। मतलब किस चीज़ का अफसोस? मतलब लाइक किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किस चीज़ का? डिपेंड्स। मतलब वस्तु का भी अफसोस होता है, कब व्यक्तियों का भी होता है। मेरे माता पिता गए, दुनिया में नहीं है, तो बहुत बड़ा मेरे को अफसोस होता है कि वो नहीं है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ नहीं है। तो वो जब चले जाते हैं ना, तब उनकी महत्वता आपको समझ आती है। जब तक आप उसको ग्रांटेड लेते हो कि वो तो मम्मी पापा है ना, तो जब वो नहीं रहते तब आपको लगता है कि बहुत बड़ी कमी है। तो अगर अफसोस है किसी चीज़ के खोने का, तो वो मेरे माता पिता का है कि वो इस दुनिया में नहीं है, और आज वो देख भी नहीं सकते मैं क्या हूँ, और वो मेरे को आशीर्वाद और मेरे को वो जो छतरी होती है, साया जो होता है, वो नहीं है। बट अफसोस वही होता है। बाकी तो ईश्वर की कृपा से सब मिला है, और मैं प्रयास करता रहता हूँ ताकि आगे भी मिलता रहे। बट अदरवाइज़ उनकी कमी पूरी करना तो असंभव है। जी सर, स्ट्रिक्ट पुलिस बनना आसान है या फिर सेंसिटिव पुलिस बनना आसान है? ऑफकोर्स सेंसिटिव बोलना ज़्यादा मुश्किल है। जी। स्ट्रिक्ट बनना तो कोई भी बन सकता है जी। तो क्योंकि आपके पास अधिकार हैं, आपके कानून आपके साथ है, प्लस आपके पद है। अगर आप सीनियर पोजीशन में हो तो स्ट्रिक्टनेस तो कोई भी दिखा सकता है, बट स्ट्रिक्टनेस के साथ साथ सेंसिटिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो सेंसिटिव मुश्किल होता है ऑफ कोर्स, बिकॉज आपको हर परिस्थिति में संवेदनशील होना मुश्किल है। ये सर, अगर आपको वापस से सर करियर चुनने का ऑप्शन मिलता है तो फिर सर क्या चुनेंगे आप? आईपीएस ही चुनेंगे? हाँ, 100%। अब तो मैं बिल्कुल ये चुनूंगा। पहले मैं आई वॉज नॉट, बाई चांस आ गया, मैंने आपको पहले बोला, बाई एक्सीडेंट। बट अगर आज मेरे को विकल्प दें कि आप फिर से स्टार्ट करो, तब फिर तो मैं बिल्कुल ही यही चुनूंगा, और मैं शुरू से ही उसमें आऊँगा, उस दिशा से। तो मेरे को ज़्यादा खुशी मिलेगी आई थिंक, और ज़्यादा सफलता। सर सोशल मीडिया ज़रूरत है या जहर है? जहर तो नहीं है, ज़रूरत तो बहुत बड़ी है, पर जहर ना बन जाए इसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर आप गलती करोगे तो फिर उस जहर से भी मुश्किल हो जाएगा। सर आज कभी आप पासवर्ड भूलते हैं, जैसे हम लोग भूल जाते हैं फ़ोन वगैरह का किसी का? नहीं, पासवर्ड नहीं मैं बोलता, क्योंकि मैंने एक विशेष रूप से पासवर्ड बनाए हैं। कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं पासवर्ड बनाने की। अगर आप भी जाओ गूगल पे और उसमें लिखो एक्सरसाइज फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड्स, तो आपको वो एक्सरसाइज मिलेंगी, और उसमें फिर आप एक को यूज़ करके आप ऐसे पासवर्ड बनाओ तो आपको याद भी रहेंगे, जो स्ट्रॉन्ग भी होंगे, सुरक्षित भी होंगे, यूनिक भी होंगे, और आपको भूलेंगे भी नहीं। यस सर। पुलिस को कभी ऑनलाइन फ्रॉड कॉल आया, मतलब आपको सर? वो तो यस, वो तो मैंने बोला ना, वर्चुअल दुनिया में सब इक्वल टारगेट्स हैं उसमें। आपका पूछा था मैं सर कि आप, मेरे को भी आते हैं। यस,
फ्रॉड कॉल मेरे को आना, हाँ ऑफ कोर्स आते हैं। वो तो मैंने बोला ना, कोई सुरक्षित नहीं है इन द सेंस, वो सब पे ट्राई करते हैं और जिससे जहाँ उनको सफलता मिल जाए तो वो सब अपना उसको तलाश करते हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पुलिस अधिकारी है या ये साइंटिस्ट है या ये बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है या ये बहुत बड़ा पत्रकार है या ये सामान्य व्यक्ति है, ये पॉडकास्टर है, ये कोई है, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको तो जो टारगेट मिल जाए वो बेस्ट। ओके, एआई और चैट जीपीटी ब्लेसिंग है या डेंजर है? इट इज़ अ वेरी बिग बून जिसे बोलते हैं, वरदान, और वेरी बिग बेन मतलब अभिशाप, दोनों हैं। एलॉन मस्क जो है अमेरिकन, जिन्होंने दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति और जिन्होंने अब जो चलाते हैं एक्स को, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कुछ समय पहले कि आने वाले समय में मानवता के लिए सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा एआई। क्योंकि कई चीज़ें हैं, वो नौकरियां लोगों की चली जाएंगी एआई सिस्टम्स के कारण, सुरक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी हानि होगी। तो सब देखते हुए एक बहुत बड़ा चैलेंज तो है ही, बट उससे बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। मतलब इट्स अमेजिंग दीज जो एआई टूल्स हैं, उनकी जो क्षमता है और जो शक्ति है और जैसे वो विकसित हो रही है, उसको देख के मतलब बड़ा आपको तो बिल्कुल तो स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन एंड ऑल सोल्यूशन है वो, बट फिर भी उसमें बहुत सारी दिक्कतें भी हैं। ओके, बुक पढ़ना पसंद है या फिर लोगों को पढ़ना? लोगों को कोई नहीं पढ़ सकता, बुक पढ़ना बेहतर है। लोगों को पढ़ने की अगर दिशा में आप चालू करो तो आप असफल हो जाओगे। किसके मन में क्या है आपको कभी नहीं मालूम पड़ सकता। आपके फ़ोन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऐप कौन सा है? मेरे फ़ोन में ऐप, हाँ, सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं आप? ऐप में नहीं यूज़ करता ज़्यादा, मतलब मे बी पेमेंट्स के लिए करता हूँ। तो जो पेमेंट्स के जो यूपीआई के जो हैं वो वाला ऐप हो सकता है सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है। क्योंकि आजकल वो पर्स भी रखना भूल गए लोग, मैं भी नहीं रखता क्योंकि वो सब चीज़ वो आपके मोबाइल में है। तो वही ऐप हो सकता है जो सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है। बाकी मैं प्लेटफॉर्म्स एंड वेबसाइट्स यूज़ करता हूँ, नॉट ऐप्स ज़्यादा। एक आईपीएस ऑफिसर को सबसे ज़्यादा क्या परेशान कर सकता है? गुस्सा, अहंकार, चुप्पी? किसकी चुप्पी? अपनी? हाँ, चुप्पी, आईपीएस ऑफिसर चुप हो जाए तो फिर किस बात का आईपीएस ऑफिसर। बट अहंकार और क्या बोला, गुस्सा जी, दोनों चीज़ें हैं। वो तो देखिए जो भी नेगेटिव ट्रेट्स हैं उनका बुरा ही प्रभाव होता है। अगर आप एरोगेंस दिखाओगे तो फिर आपको उसका बहुत नुकसान होगा। और अगर आप नाराज़गी दिखाओगे ऑल द टाइम, कभी कभी आपको करना पड़ता है फॉर काम के लिए नाराज़ भी होना पड़ता है, किसी को प्रेम से भी आपको समझाना पड़ता है, किसी को डांटना भी पड़ता है। तो ये दोनों पर अगर आप सिर्फ ही नाराज़ रहो तो फिर तो कोई बात नहीं बनेगी। तो ये सारी जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो तो हानिकारक ही होती हैं। आप नहीं बोल सकते कि ये ज़्यादा है ये कम है। कल आप ईर्ष्या रखो किसी से, आप किसी से द्वेष रखो, तो वो सारी चीज़ें बुरी होती हैं। सर, आपकी लाइफ का कोई सिद्धांत जो आप कभी बदला नहीं आपने? मैं एक चीज़ ये है, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूँ। ओके, आपको अच्छा लगे तब भी बोलूँगा, नहीं अच्छा लगे तब भी बोलूँगा, और बोलूँगा सच में। तो ये तो मैं शुरू से करता था और मैं सभी अपने बच्चों को भी ये सिखाता हूँ कि गलत मत बोलना जी, जो भी है सच बोलो। तो फिर सच बोलने वाला व्यक्ति को डर नहीं लगता जी। अगर मेरे को मैंने झूठ बोलने की आदत या गलत बोलने की, वर्गलाने की आदत होती है कई लोगों की, बचने के लिए सिचुएशन से कुछ भी बोल देते हैं, फिर वो याद नहीं रहता उन्होंने क्या बोला है, और फिर दूसरे को तो याद रहता है, तो फिर आप बिल्कुल अजीब दिखते हो कि आप फिर दूसरी चीज़ बोल रहे हो। तो बेटर इज़ सच बोलना चाहिए। तो मैं तो हमेशा ये करता हूँ, और चाहे उसमें हानि हो चाहे मेरे को उससे फ़ायदा हो, बोलता तो मैं सच ही हूँ। ओके सर, जब भी आप रिटायर होंगे लोग आपको किस लाइन से याद करेंगे? एक लाइन बताइए सर, किस एक लाइन याद करिए जी, एक लाइन में। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, चले गए तो बुरा लगता है। कई जगह ये होता है जैसे पदस्थापना, रिटायरमेंट इज़ द एंड, बट इवन पोस्टिंग इज़ वन ऑफ देम। जैसे मैं कई जगह एसपी रहा, कई जगह डीआईजी रहा, आईजी रहा, तो उसमें ये रहता है कि आप वहाँ से जब कई लोग का ट्रांसफ़र होता है तो लोग बोलते हैं कि अच्छा है चला गया यार। तो दूसरा होता है कि अरे अच्छा आदमी था चला गया। तो वो वाला याद करना कि नहीं, आपको जाने के बाद आपको प्रेम से याद करें, सम्मान से याद करें, आपके जो योगदान है उसको सम्मान से देखें और याद करें लोग, वही सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि है। ओके सर, आपके लिए सफलता का असली मतलब क्या है? परिवर्तन या पहचान? सफलता का असली मतलब क्या है? परिवर्तन या पहचान? जो परिवर्तन आप लाते हो जी, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपकी पहचान हमेशा आपकी वो आपकी सम्मान से जुड़ी होती है। तो पहचान बहुत इंपॉर्टेंट, उस मेरे विचार में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। राइट सर। सर बस एंड करना चाहूँगा, एक दो क्वेश्चन और है मेरे। एक फिल्म का नाम जो आपकी पर्सनैलिटी से मैच करता हो। मेरी एक फिल्म? हाँ, कोई सी ऐसी फिल्म जो आपकी पर्सनैलिटी से मैच करता हो, जो आपको पसंद हो कि
इसमें मैं देखता हूँ ऐसा। पता नहीं, एक फिल्म आई थी जो मैं सर्विस में नया नया आया था, तब कई लोग बोलते थे कि आपका जैसा है ये, तो मैं इंदौर में पूछ उस फिल्म का नाम था सरफरोश, ओके। है ना। तो ऐसा लोग बोलते थे उस समय कि बहुत ज़्यादा हमने वो देखी तो उनको देख के आपकी याद आई है ना, तो लोग बोलते थे, मेरे को तो नहीं पहचान लगी, बट क्योंकि लोगों का फीडबैक ये था तो वो बोल सकते हैं कि वो थी सरफरोश में, पुलिस अधिकारी की मूवी थी वो। अगर आपकी सोच एक वायरस की तरह पूरे भारत में फैल जाती है तो क्या बदलेगा सबसे पहले? ईमानदार होना चाहिए, सबको ईमानदारी के राह पे चलना चाहिए, और ईमानदारी सब चीज़ में, पैसे की ईमानदारी तो एक पार्ट है, बट ईमानदारी आपके प्रयास भी होने चाहिए, ईमानदारी आपकी नीयत में भी होनी चाहिए, आपको हमेशा भला सोचना चाहिए, मतलब यू शुड बी ऑनेस्ट टू योर प्रोफेशन, अपने जो आप कार्य कर रहे हो उसके प्रति भी ईमानदार रहो, जो आप कार्य करना चाहते हो उसके प्रति भी ईमानदार रहो, दूसरों को भी ईमानदारी से पेश आओ। तो ईमानदारी एक बहुत बड़ा टर्म होता है, लोग उसको ना पैसे से लेते हैं कि ये पैसा लेना, गलत पैसा लेना बेईमानी, पैसा नहीं लेना ईमानदारी, वो तो उसका एक छोटा सा पार्ट है, बट ईमानदारी मीन्स एवरीथिंग शुड बी ऑनेस्ट, आपका नियत ईमानदार, आपका प्रयास ईमानदार, आपका सब कुछ, तो यू शुड बी ऑनेस्ट टू योर, अपने आप से भी और अपने काम से भी। यदि आपको एक दिन इंस्टाग्राम का CEO बना दिया जाता है, आप क्या करना चाहेंगे? बंद कर दूंगा उसको ताकि उसका एक्सेस लिमिटेड होना चाहिए, ओके। स्पेशली फॉर चिल्ड्रन के लिए अलग इंस्टाग्राम होना चाहिए, युवाओं के लिए अलग प्रकार का मॉडल होना चाहिए, जो दूसरे लोग हैं प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए अलग, दे शुड बी अ सेग्रीगेशन ऑफ टाइप्स ऑफ इंस्टाग्राम, ये बेस्ट तरीका है। वो एक प्लेटफॉर्म और इतनी बड़ी शक्ति है वो, और गलत भी बहुत होता है उसमें बच्चों के साथ एंड ऑल दैट, उसको कैसे आप लिमिट करोगे कि हर व्यक्ति के लिए अलग मॉडल, दिस इज़ व्हाट दे शुड वर्क ऑन, उससे उनकी शक्ति कम होगी जो चलाते हैं, बट लोगों की सुरक्षा बेहतर होगी। सर आप कब अच्छा फील करते हैं, जब वर्दी में रहते हैं तब, या फिर नॉर्मल जो रहते हैं आप? आई एन्जॉय वेयरिंग वर्दी, मेरे को अच्छा लगता है पहनना, क्योंकि उससे आपको पहचान मिलती है, सम्मान मिलता है और एक डायरेक्शन मिलती है, पर्पस मिलता है, बट वो पूरे समय आप नहीं पहन सकते, तो इसलिए जब आप दूसरा काम में हो, तब आप घर पे हो, तब आप अपने सामान्य क्लोथ में, दिस शुड बी मिक्सचर ऑफ बोथ, बट क्योंकि हमारी पुलिस की नौकरी है तो ये हमारी पहचान है, तो आप वर्दी पहनोगे तो फिर आपको वो पहचान से के साथ आप प्रस्तुत करोगे अपने आप को। सर एंड करता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें कोशिश थी कि इस बार लगातार मैंने काफ़ी सारे पॉडकास्ट देखे सर, और कोशिश थी इस बार कि आपसे कुछ नया किया जाए। उम्मीद है मुझे कि आपको कुछ नया लगा होगा, या मेरा प्रयास पूरा था कि कुछ अच्छा सर से क्वेश्चन किए जाए ताकि सर को भी बेस्ट फील हो, क्योंकि सेम तो सारी चीज़ें करते हैं कि सारी चीज़ें पूछते हैं, बट वही थी। सर आपको कैसा क्या लगा सर? मेरे को बड़ा अच्छा लगा, आपके क्वेश्चन बड़े सारगर्भित थे और बड़े सारे थे, बट आपने इस पर होमवर्क किया था, इट शोज दैट आपने मेहनत, देखो करना तो कोई भी चीज़ आसान है, मतलब पर सुपरफिशियली, बट क्योंकि आपका काम है पॉडकास्टिंग, आप चाहते हो ये आप करो, तो सुपरफिशियली भी कर सकते थे, मेरे को बुला के 5-7 क्वेश्चन पूछ लेते जैसे हर जगह करते हैं, पर आपने अपना इसमें होमवर्क किया, प्रयास किया, तैयारी करी, तो आपकी भी क्षमता को दिखाता है, एंड आई एम श्योर आप बहुत आगे जाके बहुत अच्छा करोगे, बिकॉज यू वर्क योरसेल्फ सो हार्ड। मेरे से तो आपने करवाया ही जो करवाया, बट आप खुद भी उसमें बहुत प्रयासरत हो, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट आई होप यू डू वेरी वेल, बिकॉज आपका खुद का एफर्ट बहुत है। जी सर, काफ़ी टाइम से चल रहा था आपके साथ करने का, बट फाइनली काफ़ी मतलब लगभग 6 मंथ के आसपास हो गया था, और इसकी भी तैयारी मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ। वेरी गुड, कोशिश थी कि जितना बेस्ट हो सके अपनी तरफ से वो बेस्ट करने की कोशिश। वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आए, उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आएगा। कुछ सजेशन सर आपका एंड में? आप कुछ बुरा था, सब कुछ हो गया। ऑनलाइन में यही बोल सकते हैं कि जो चीज़ रह गई आपके इसमें, बाकी उसको रिपीट करना जरूरी नहीं है, पर एक चीज़ जो मेरे मन में आई है वो लोगों को, नागरिकों को, इंसानों को, जीव जंतुओं से प्रेम करना चाहिए, और ये जो सृष्टि है ये आपकी सबसे बड़ी दौलत है जो आपको ईश्वर ने दी है, तो उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है, और उसमें जो विविधता है, बायोडाइवर्सिटी जिसे बोलते हैं, अगर ये नहीं होती तो ज़िंदगी कितनी वीरान होती है ना। जब बारिश आती है तो पूरा हरियाली आ जाती है, जब वो स्प्रिंग आता है जिसे बोलते हैं बसंत ऋतु, तो इतने सुंदर रंग के फूल हैं, इतने सारे जानवर हैं, इतने सारे अन्य अन्य प्रकार की तितली होती है, बर्ड्स होती हैं, ये ही ज़िंदगी को जीने के लायक बनाती हैं। इंसान होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम इनकी रक्षा करें,
इनके सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें ये पूरी डाइवर्सिटी को, और अपनी तरफ से क्या हम योगदान दे सकें ताकि ये ऐसी ही रहे और फले फूले, वो हमको ज़रूर करना चाहिए। इसका दुरुपयोग करके कचरा फैलाना, मतलब पेड़ को काटना, जानवरों को परेशान करना, उनको मारना, ये सब गलत चीज़ें हैं, इससे बचना चाहिए। आई थिंक इंसान, मेरे पास मेरे घर में मेरा डॉगी है, तो जो कोको मेरा सबसे प्रिय जीव वही है, और मैं गाय भी रखता हूँ, मेरे पास बहुत सारी गाय हैं, और गाय भी नहीं, मेरे पास नंदी है। तो मेरे घर में आप जाओगे तो 4 नंदी है मेरे पास, गाय तो एक है, और वो भी बेचारी अंधी है, तो उसको भी हमने सेवा करके उसको हमने रखा है। और जो बाकी 4 हैं वो नंदी है, मतलब बुल हैं, तो उनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरे बेटे जैसे हैं। तो ये आप करोगे तो आपको बहुत, बिकॉज एक जो जानवर होता है ना, मैं ऐसा मानता हूँ कि उनकी ज़बान नहीं होती। इंसान, सबसे दिक्कत कब आता है इंसान में, सबसे बड़ी दिक्कत में हम फंसते हैं हमारी ज़बान के कारण। एक, गलत बोलना जिससे आपके रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, दूसरा गलत खाना, वो भी ज़बान से ही होता है जिससे आपका स्वास्थ्य ख़राब हो जाता है। तो इन बेचारे जानवरों के पास उस प्रकार की ज़बान नहीं होती, तो वो हमसे वो बोल तो सकते नहीं हैं, बट वो हमसे ज़्यादा ईमानदार होते हैं, हमसे ज़्यादा वफ़ादार होते हैं, और हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं। तो ऐसे जीवों को बिल्कुल उनकी रक्षा करनी चाहिए, और अगर आपके पास समय हो तो उनके साथ बिताना चाहिए, और ताकि आपको बहुत संतोष मिलेगा, खुशी मिलेगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर, आप आए और इतनी सारी चीज़ें आपने बताई। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा ये पॉडकास्ट। बाकी अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।